हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोग बात कर रहे थे प्रवाहित जल के कार्यों पर। इसमें हमने पिछली क्लास के अंतर्गत प्रवाहित जल के कार्यों के बारे में ये जाना था कि ये किस प्रक्रिया के द्वारा कार्य करता है। वहीं इसके द्वारा अपरदन की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा बनने वाले विभिन्न स्थल रूप कौन कौन से होते हैं, जिनके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि वी आकार की घाटी जिसमें गोर्ज और कैनियन, उसके साथ साथ फिर जलप्रपात, क्षप्रिकाएं अर्थात रैपिड्स और पोर्ट होल्स, अवनमन कुंड और प्लंग पूल, और वहीं उसके साथ साथ जो हमने देखा था रिवर टेरेस अर्थात नदी वेदिकाएं। अब हम बात करते हैं आज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पर, कि अर्थात जो मलबा इनके द्वारा प्राप्त किया जाता है, अर्थात हम ये देखते हैं कि जो जल है उसके द्वारा जो अपरदन का कार्य करके चट्टानों को तोड़ करके, चट्टानों को तोड़ने के साथ साथ अपघर्षण की प्रक्रिया और सन्निघर्षण से और जलीय दाब की प्रक्रिया से जो मलबा प्राप्त होता है, यदि उस मलबे का निक्षेप कहीं पर होता है तो उस निक्षेप से बनने वाली स्थलाकृतियों को हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत हम निक्षेप से बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में बात करते हैं। तो अब इनके अंतर्गत जो सबसे पहली आकृति आती है उसे हम अलुवेलियम फेन अर्थात जलोढ़ पंख के नाम से जानते हैं। अब ये जलोढ़ पंख किस प्रकार से बनते हैं, ये हमारे सामने यहाँ पर एक डायग्राम है। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि इस डायग्राम में ये जो भाग है, इस वाले भाग को हम जलोढ़ पंख के नाम से जानते हैं। अर्थात जब नदियां, ये कोई पर्वतीय भाग है और इस पर्वतीय भाग से, और ये मैदानी भाग है यहाँ पर, तो जब नदियां इस पर्वतीय भाग से, यहाँ से ये प्रवाहित होती हुई नदियां इस मैदानी भाग के अंतर्गत प्रवेश करती है, तो उस समय पर अचानक ही ढाल यहाँ पर एकदम से धीमा हो जाता है, और ढाल के धीमे हो जाने के कारण से नदी के वेग में भी कमी आ जाती है। और कमी आने के कारण से यहाँ पर जब नदी का वेग बहुत अधिक होता है, चूंकि ढाल बहुत अधिक है इसलिए नदी का वेग इस भाग में हमें बहुत ज्यादा दिखाई देता है, तो यहाँ पर नदियां अपने साथ कंकड़, पत्थर, सभी प्रकार के बड़े चट्टानी भाग इनको बहा करके अपने साथ ले आती हैं। लेकिन जैसे ही नदियां मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, ढाल के एकदम कम हो जाने से नदी का वेग कम हो गया, और वेग कम होने से नदी की जो परिवहन शक्ति है वो भी कम हो जाती है, जिसके कारण से अब नदियां अपने साथ, जो ये हम बात करें, अब यहाँ पर दोबारा से हम देख सकते हैं कि अपने साथ जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बहा करके लेकर के आ रही होती हैं, वो कंकड़ पत्थर अब ये जो जहाँ पर नदियां मैदानों में प्रवेश करती हैं, इस भाग में आकर के इनको वहां पर वो निक्षेप कर देती हैं, और मोटे कण तो पीछे की ओर रहते हैं और बारीक कण और आगे की ओर इस प्रकार से जमा होते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो जमाव होता है, इस भाग को ही हम जलोढ़ पंख के नाम से जानते हैं। जैसे कि जो जहां कहीं भी यदि हम देखें कि जहां पर भी पर्वतीय भागों से पानी जब नीचाई की ओर आता है और आकर के जैसे वो मैदानों में प्रवेश करता है, वहां पर हमें कंकड़ पत्थरों के बहुत सारे टुकड़े छोटे बड़े भाग आकृति के अंतर्गत हमें दिखाई देते हैं, तो उस प्रकार के जमाव को ही हम जलोढ़ पंख के नाम से जानते हैं। तो ये जो अवसाद के रूप में जमाव है, ये पर्वत पदीय क्षेत्रों के अंतर्गत ही हमें देखने को मिलता है। और हिमालय के जो दक्षिण में अगर हम बात करें, तो जो भाबर जो प्रदेश है वो भी इसी प्रकार का प्रदेश है, जहां पर नदियां जो हैं, जब पानी की मात्रा इनमें कम हो जाती है तो ये ऊपर का भाग तो पथरीला रह जाता है और नदियां अंदर की ओर ही चली जाती हैं, अर्थात नदियां यहाँ पर लुप्त हो जाती हैं। तो ये भाबर प्रदेश के रूप में भी इसे हम जानते हैं। दूसरा जो आकृति बनती है इनके द्वारा, वो मियांडर, और मियांडर के साथ साथ गोको माफ कीजिएगा, मियांडर और उसके साथ साथ ऑक्सबो लेक अर्थात गोखुर झील के रूप में। मियांडर जो है वो नदी के द्वारा जो विसर्प मार्ग बनाया जाता है, मार्ग का अनुसरण किया जाता है, उसे हम मियांडर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम एक इस डायग्राम के द्वारा इस पूरी मियांडर और मियांडर के साथ साथ गोखुर झील बनने की प्रक्रिया को स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि जब नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, तो उस समय पर ढाल की तीव्रता कम हो जाने के कारण से नदी का वेग भी कम होने लग जाता है, और कम होने से उसकी जो परिवहन शक्ति है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है,
जिसके कारण से नदी के द्वारा एक किनारे पर तो जमाव और दूसरे किनारे पर कटाव की प्रक्रिया की जाती है, जिसके कारण से नदी का मार्ग इस प्रकार से घुमावदार हो जाता है। अर्थात नदी जो है वो इस प्रकार से धीरे धीरे घुमावदार मार्ग का अनुसरण करने लग जाती है। तो ये जो घुमावदार मार्ग बनता है, इस घुमावदार मार्ग को ही हम मियांडर के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे ये प्रक्रिया लगातार जारी रहने से मियांडर और ज्यादा बढ़ते हुए चले जाते हैं, अर्थात ये घुमाव जो है वो और अधिक बढ़ता चला गया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो भाग था, ये और भाग कट करके धीरे धीरे ये और ज्यादा सकड़ा हो गया। तो जब ये बहुत अधिक सकड़ा हो जाता है तो उस भाग को हम मियांडर नेक अर्थात गले के रूप में, मियांडर नेक के रूप में हम इस भाग को जानते हैं। जब कभी अब किसी वर्ष यदि वर्षा बहुत अधिक हो जाती है तो नदियों में जल की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, और जल की मात्रा बहुत अधिक हो जाने से कारण से नदी को इस प्रकार से घुमावदार मार्ग में बहने में बहुत अधिक परेशानी होती है, जिसके कारण से नदी इस नेक को काट करके सीधी ही प्रवाहित होने लग जाती है। और ये जो भाग नदी का भाग होता है, पहले वाला भाग, वो अपनी जगह पर बना हुआ रह जाता है, बचा हुआ भाग रह जाता है। तो धीरे धीरे इसके कारण से कटने से यहाँ पर एक नया भाग यहाँ पर बन गया, नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। नदी पहले इस प्रकार से घुमावदार मार्ग में प्रवाहित हो रही थी, अब नदी यहाँ से ये सीधे ही प्रवाहित होने लग जाती है। तो उसके कारण से जो ये अवशिष्ट रूप में जो भाग बचा हुआ रह जाता है, इस भाग को ही हम ऑक्सबो लेक अर्थात गोखुर झील या इसे हम छाड़न झील के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से ये मियांडर और ऑक्सबो लेक धीरे धीरे इसी प्रकार से जैसे जैसे नदी का मार्ग इस प्रकार से घुमावदार होता गया और ज्यादा घुमावदार होता गया, तो बीच में नदी कहीं पर किसी भाग को तोड़ करके वो सीधे ही प्रवाहित हो जाती है और बचे हुए भाग को वो इस प्रकार से यहाँ पर छोड़ देती है। तो ये जो छोड़ा हुआ भाग होता है, इसी भाग को हम गोखुर झील के रूप में या छाड़न झील के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि मियांडर और मियांडर के साथ साथ गोखुर झील का निर्माण किस प्रकार से होता है। तीसरा आता है जिसको कि हम कहते हैं फ्लड प्लेन। अब ये जो फ्लड प्लेन है, इस फ्लड प्लेन के अंदर यदि हम बात करें तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, अर्थात बाढ़ के मैदान का। इस बाढ़ के मैदान के अंतर्गत हम देखते हैं कि हम यहाँ पर वापस से देख सकते हैं कि जहाँ पर नदियों के ये जो किनारों से जल बाहर निकल करके आसपास के क्षेत्रों में ये इस प्रकार से फैल जाता है, तो उस प्रकार से यहाँ पर जब बारीक मिट्टी का जमाव हो जाता है तो उसको हम बनने वाले भाग को हम बाढ़ के मैदान के नाम से जानते हैं। अर्थात नदी में जब बाढ़ के आने के समय पर जब जल अधिक मात्रा में हो जाता है तो जल आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, जिसके कारण नदी के साथ जो बहकर आई हुई मिट्टी है वो उस क्षेत्र में जमा होने लग जाती है, जिससे बनने वाली आकृति को इसको हम बाढ़ के मैदान के नाम से जानते हैं। और जो नदी के किनारे होते हैं, जो खड़े रूप में भाग होते हैं, उन नदी के किनारों को हम ब्लफ के रूप में यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो ये नदी के किनारे जो होते हैं वो ब्लफ के रूप में कहलाते हैं, नेचुरल लेवी के रूप में कहलाते हैं। ये तो प्राकृतिक तटबंध जहाँ पर नदी जो है उसका अपने किनारों के रूप में जो भाग आता है उसे तो हम नेचुरल लेवी के नाम से अर्थात प्राकृतिक तटबंध कहते हैं, और जो ऊंचे ऊंचे भाग हो जाते हैं उसे हम ब्लफ के नाम से जानते हैं। ये नदी की घाटी के किनारे वाले भाग होते हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आकृति आती है उसे हम कहते हैं डेल्टा। डेल्टा का जो निर्माण है ये वहां पर होता है जहां पर नदियां समुद्रों से मिलती हैं। जैसा कि हमने पिछली बार बात की थी कि जब नदियां अपने सोर्स से निकल करके माउथ की ओर अर्थात अपने उद्गम स्थल से निकल करके समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, तो समुद्र की ओर आने पर जैसे ये समुद्री भाग है और नदी यहाँ पर जब इधर आने आती है तो इस समुद्री भाग के यहाँ पर आने पर ढाल अत्यंत मंद हो जाता है, और अत्यंत मंद हो जाने के कारण से नदी जो है
वो बहुत धीमी होकर के विभिन्न, उसका एक निश्चित मार्ग नहीं रहता और वो विभिन्न शाखाओं में बट करके इस समुद्र से मिल जाती हैं, जिसके कारण से यहाँ नदी का जल एक प्रकार से फैल जाता है और फैल करके एक प्रकार से यहाँ पर नदी के द्वारा जो लाई हुई मिट्टी होती है उसका जमाव यहाँ पर हो जाता है। तो उस प्रकार की आकृति को हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। अर्थात ये वो नवीन मैदानी भाग होते हैं जो बिल्कुल तटीय भाग के सहारे पाए जाते हैं, जहां पर नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से जो मिट्टी होती है वो निक्षेपित कर दी जाती है, जिसके कारण से बनने वाली आकृति को हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय के अंतर्गत हमने नदी के जो कार्य हैं अर्थात प्रवाहित जल के जो कार्य हैं, चाहे वो उसकी प्रक्रियाएं हों या अपरदनात्मक स्थल रूप हो, इरोजनल लैंडफॉर्म्स हो, या निक्षेप जनित स्थल रूप अर्थात डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हो, उनके बारे में हमने विस्तार से यहाँ पर आज चर्चा की है। तो अपर्दन के जो विभिन्न माध्यम हैं, उन अपर्दन के विभिन्न माध्यमों में से प्रवाहित जल के बारे में हम लोग आज अपने यहाँ पर बात कर चुके हैं, चर्चा इस पर हम विस्तार से कर चुके हैं। अब अगले विषय पर हम अगली क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे। हमारे अगले वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।